गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हाँ बेटा, मैं देख लिया, मैंने सभी की सारी क्वेरीज देख ली हैं, सभी के मैंने अब रिप्लाई भी कर दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम जो कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिकॉग्निशन कर रहे हैं। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं शब्दों की पहचान। देखो, एग्जाम कोई भी हो, आलम अंसारी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो जो शब्दों की पहचान कोई भी हो, जैसे कोई भी हमारा एग्ज़ाम हो, एनडीए, नेवी, सीडीएस, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, और एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है, तो बेसिकली हमें एग्ज़ाम को फोकस ना करके पहले इंग्लिश को फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो पैटर्न लेता है। अगर हमें इंग्लिश समझ में आ जाएगी तो एग्ज़ाम कोई भी हो हम क्लियर कर सकते हैं। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं थोड़ा इंग्लिश को समझने पर। फिर एग्ज़ाम कोई भी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम से बिलोंग करते हो कि भैया जी मेरा तो ये एग्ज़ाम है, तो आपका हर एग्ज़ाम क्लियर होगा, इट्स माय प्रॉमिस। तो अभी हमारा फोकस है किस पर? हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है अभी इंग्लिश सीखने पर। जैसे छोटी सी बात कि भाई किसी को युद्ध में जाकर तलवार चलानी है, युद्ध में जाकर तलवार चलानी है, तो वो किस पर फोकस करे कि हमारा युद्ध किससे होगा, उसमें कितने लोग मिलेंगे, या तलवार चलाने पर फोकस करे कि वो सीखने पर किस पर फोकस करे? तलवार सीखने पर। जब वो घर पर है, अभी 1 साल या 2 साल या 6 महीने बाद युद्ध है, तो युद्ध पर फोकस ना करके अपनी तलवारबाजी पर फोकस करो। कि कोई तीर चलाएगा जाकर, तो भाई तीरंदाजी पर फोकस करो, तलवार पर फोकस करो। तो कहने का मतलब क्या है, आप अभी युद्ध में जो जाने वाले हो ना, तो पहले अपनी स्किल्स जो है ना, स्किल्स को हाई करो, अपने आप को एक्सीलेंट बनाओ इन स्किल्स में। जब अपने आप को आप इन स्किल्स में एक्सीलेंट बनाओगे तो यार युद्ध में जाकर आपकी जीत अवश्य है। युद्ध को मत सोचो अभी, यही बात। अभी एग्जाम को मत सोचो मेरा एग्जाम कब है, कौन सा एग्जाम है। अभी आप किस चीज को सोचो कि मेरी इंग्लिश ठीक हो जाए। इंग्लिश ठीक हो जाएगी, एग्जाम कोई भी क्लियर होगा। इंग्लिश ठीक हो जाएगी, एग्जाम कोई भी क्लियर होगा। देखो बेटा, तो हम जो कर रहे हैं शब्दों की पहचान। अब ये क्यों कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो बेटा ये मैं थोड़ा सा रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसको मैं थोड़ा सा पहले इंट्रो ले लेता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेटा 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट हैं। हरेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके 8 पार्ट हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बेटा? पूरी जिंदगी में हम जितने भी, मतलब समझ लो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बोल देते हैं, जैसे मैं बोले जा रहा हूं समझ लो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बोल दिया। जितने भी हम कॉम्प्रिहेंशन के जो पैराग्राफ्स बोलते हैं, जितने भी पैराग्राफ के जो सेंटेंस बोलते हैं, बेटा सेंटेंस में आया हुआ हर शब्द, सेंटेंस में आया हुआ हर शब्द इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से बना है, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि सेंटेंस में एरर कहाँ है, सेंटेंस के अंदर ब्लैंक जो आया है उस ब्लैंक को किससे फिल करें, और सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है कि सेंटेंस को कैसे इंप्रूवमेंट करें, और उसके साथ साथ सीक्वेंस कि किस शब्द को कहाँ रखें। जैसे 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 मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि गुड इज बोए राम ए।
आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस का कोई सेंस है? क्या ये सेंटेंस कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या इस सेंटेंस का कोई ऐसा मीनिंग निकल पा रहा है कि हम समझ पाएं कि बोलना क्या चाह रहा है? क्या इसका कोई सेंस है? जल्दी बताओ, यस और नो में, जल्दी बताइए, यस और नो में। क्या इसका कोई सेंस है? जल्दी बताएं। या राम इज ए गुड बॉय, या इन्हीं शब्दों को मैंने ऐसे लिख दिया। समझिए, अब इन शब्दों को मैंने ऐसे लिख दिया, तो जो शब्द इसमें लिखे हैं वही शब्द तो इसमें लिखे हैं, जो शब्द इसमें लिखे हैं वही शब्द इसमें लिखे हैं, लेकिन ये सेंटेंस हमारा सेंसलेस है, जीरो, और ये सेंटेंस हमारा विद सेंस है। तो यार अब पॉइंट इज, जो शब्द यहां लिखे हैं वही शब्द तो यहां लिखे हैं, हाँ या ना? समझिएगा, कहता है जो शब्द यहां लिखे हैं वही शब्द तो यहां लिखे हैं, लेकिन इसका मीनिंग है राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है। तो यार शब्दों को, कहता है राम को हमने इधर नहीं लिखना, राम को उठाकर इधर लिखना है। कहता है गुड को इधर नहीं लिखना, गुड को उठाकर इधर लिखना है। नहीं, कहता है इसको इधर ना लिख के इधर लिखो, सेम कहता है बॉय को इधर ना लिख के इधर लिखो, और ए को भी इधर ना लिख के इधर लिखो। तो उसने इन जो बाकी जो शब्द हैं उनको अपने अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट दिया, सेंटेंस को अरेंज किया, राम इज ए गुड बॉय। अब इसका एक बेहतरीन, एक सुंदर सा मीनिंग हमारे सामने आ गया, एक बेहतरीन से एक सुंदर सा मीनिंग आ गया, समझ में कि क्लियर हो रहा है। लेकिन भाई इसका तो मीनिंग क्लियर ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बोल दिया, ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज भाषा बोल दी। इस सेंटेंस को पढ़ के तो ऐसे लग रहा है कोई चाइनीज भाषा बोल दी, भाई पता नहीं क्या हो गया। इसका मीनिंग आ रहा है समझ में? तो मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है शब्दों का अरेंजमेंट, कि शब्दों को कहां रखना है। एक अरेंजमेंट समझ में आ रहा है कि शब्दों को कहां रखना है। तो ये जो शब्दों का कहां रखना है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से ही संभव है। अगर हमें यह पता है ना कि किस शब्द का क्या काम है, किस शब्द का क्या नाम है और क्या काम है, तो हम यह समझ पाएंगे कि किस शब्द को कहां रखना है और क्यों रखना है। तो हम सीक्वेंस नहीं समझ पाएंगे तो कई एरर मिस कर देंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस में यहां पर बोलता हूं, मैंने लिखा, देखो हम क्या क्या चीज मिस करेंगे, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी समझ में, क्या क्या एरर आ जाएंगे, बात को समझिएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है तो हम ना, तो देखो लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से ही संभव है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि किस शब्द को कहाँ रखें, क्या एरर, क्या ब्लैंक, क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या बोलें, कैसे बोलें। क्योंकि अगर कुछ बोलने में या तो मिस कर दिया या आगे पीछे कर दिया तो एरर है, बस कई बार तो तबाही हो जाता है। कैसे, समझे? मैंने अच्छा इसी से ऐसे लिखा, शी इज, मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल। इसे ठीक करो, या सही है ये, जल्दी जल्दी ठीक करो, लिखकर बताओ, सही सेंटेंस लिखकर बताओ। शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, सही सेंटेंस बताओ। शी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, ये सही है या इस सेंटेंस को सही कीजिए, सही है या इस सेंटेंस को सही कीजिए। I am waiting. बहुत बढ़िया। देखो बच्चे कितने जागरूक हैं मेरे, ये बच्चे देखो कितना बढ़िया रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसे बच्चे ही तो चाहिए हमें, ऐसे बच्चे ही तो चाहिए। हाँ,
देखो मैं देख रहा हूँ सबके रिप्लाई देख रहा हूँ, देखो कि कितने रिप्लाई आ रहे हैं सभी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको सभी को समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बड़ा छोटा सा एरर लिया इसलिए सभी के समझ में आ गया कि भाई ए को उठाकर इधर करना है, ए को उठाकर इधर करना है। अब ये सभी को समझ में आ गया, मतलब किसी ने भी गलत रिप्लाई नहीं किया। तो पॉइंट इज हमने यहाँ ए को उठाकर सिर्फ इधर करा। भाई पहले तो मैंने पूरे का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया, पहले तो मैंने सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर हम यहां बोलते हैं कि इसकी बात करें कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने सिर्फ एक शब्द को आगे पीछे किया, सिर्फ एक शब्द को आगे पीछे किया, सेंटेंस फिर भी गलत है। तो हमें ये पता होना चाहिए ना ये हुआ कैसे। तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई जो एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस ये होता है कि पहले डिटरमिनर आता है। देख लो कि इसके अंदर पता कैसे चला कि ये इधर आएगा। कहता है पहले डिटरमिनर आता है, सीक्वेंस होती है, पहले डिटरमिनर आता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आता है। भाई पहले डिटरमिनर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, और फिर उसके बाद हम नाउन लगाते हैं। बेटा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। तो जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है वो डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल है डिटरमिनर्स है, और ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, गर्ल जो है वो नाउन है। ये सीक्वेंस है कि पहले डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव और फिर पहले डिटरमिनर फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो हमें पता होना चाहिए ना कि डिटरमिनर क्या शब्द है, इसका काम क्या है। हमें पता होना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, इसका काम क्या है, इस नाउन, अरे भाई नाउन होता क्या है, इसका काम क्या है। अब हमें डिटरमिनर नहीं पता, हमें एडजेक्टिव नहीं पता, हमें नाउन नहीं पता। तो जब हमें इन शब्दों का नाम ही नहीं पता, इनका काम नहीं पता, तो इसमें आया हुआ ब्लैंक, इसमें आया हुआ एरर, इसमें आया हुआ सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे। देखो अब इधर यहां पर एक सेंटेंस और देता हूं, मुझे बताइए कि क्या यह सेंटेंस सही है, या इसे सही कीजिए। अगर को आपको लगता है सही है तो सही है, और आपको लगता है गलत है तो सही कीजिए। एक सेंटेंस देता हूं, मैं कहता हूं आई डाइड, आई डाइड, ये सही है या इसे सही कीजिए। एबीसी, बेटा एबीसी आपका नाम क्या है, आपकी प्रोफाइल में शो कर रहा है एबीसी। वैसे तो गुड मॉर्निंग बेटा, दिल से गुड मॉर्निंग, लेकिन अपना नाम तो बताओ एबीसी। अमिताभ बच्चन एल और लगा दो इसके साथ, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। मैं खुश हो जाऊंगा कि अमिताभ बच्चन की फैमिली से कोई पढ़ रहा है मेरे पास। आई डाइड, इसे ठीक करो, या ठीक है तो बोलो ठीक है। सही बात, सही बात। रोहित राजकोट अपने बारे में कैसे बोलेगा सही। आई एम डाइड, बेटा वो भी गलत है कि कोई अपने बारे में कैसे बोलेगा कि मैं मर गया। इसका मतलब क्या है, मैं मर गया। कहता है मैं मर गया। अगर भाई तू मर गया तो बोल कैसे रहा है। तो कहता भाई अगर तू मर गया तो बोल कैसे रहा है, तो मीन्स ये सेंसलेस हो गया। तो कहता अब इसे कैसे ना कैसे ठीक करो। कहता है कैसे ना कैसे ठीक करो। तो बेटा अब इसको है ना, इसके अंदर एक वर्ड मिस है। मैं कह रहा हूं या तो वर्ड मिस प्लेस हो या फिर मिस ही हो जाए। अखिलेश सही नहीं है, ये ध्यान दो, सही नहीं है। या तो कोई वर्ड मिसप्लेस हो जाए आगे इधर की जगह इधर, इधर की जगह इधर, तो गलत हो जाएगा। तो वो भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पता चलेगा। और यहां पर भी आई डाइड, बेटा ये सही सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ये सही सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा कि आई ऑलमोस्ट डाइड। कहता है आई ऑलमोस्ट डाइड, कि आई ऑलमोस्ट डाइड, यार लगभग मैं मर ही गया था। ऑलमोस्ट का मतलब है, कहता है यार मैं लगभग मर ही गया था। मर ही गया था मतलब कि हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि मर जाऊं। तो इसके अंदर है वो मर गया, इसके अंदर है कि वो नहीं मरा। तो बेटा इसको ठीक करने के लिए ये जो वर्ड वर्ब है, इस वर्ब से पहले हमें एडवर्ब ऐड करना पड़ा। भाई अब इस वर्ब से पहले एडवर्ब क्यों आया, कैसे आया,
इधर ही क्यों आया, इसके बाद क्यों नहीं आया, आई से पहले क्यों नहीं आया, इधर ही क्यों आया, इधर ही तो क्यों आया। हिमांशु ऐसे तो तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, ऐसे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। मैंने कहा जो ये सेंटेंस है इसे ही ठीक करना है ना बेटा हिमांशु, जो ये सेंटेंस लिखा है इसे ठीक करना है, बाकी तो आप कुछ भी बोल दो। अर्जुन चौधरी गुड मॉर्निंग बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो प्रदीप ने आंसर एकदम बढ़िया दिया, आई ऑलमोस्ट डाइड। प्रदीप का जो आंसर था वो बहुत बढ़िया था। तो सेंटेंस इसका मतलब है वो मर गया, इसका मतलब है मरते मरते बच गया। तो ये सही है वो गलत है। तो अभी देखो फिर मैं जो अभी ये सब सिखाऊंगा, मैं यही सब तो सीखना है। अभी मैं अभी जो आगे जो हमें करना है वो तो भाई करना ही है, लेकिन वो जो आगे करेंगे वो इसी टाइप के कुछ एरर्स होंगे। उनको समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वैल्यू आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वैल्यू क्लियर कर रहा हूं कि अगर हमें नहीं पता होगा कि डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है ना, ये वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, अगर हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तो सेंटेंस में आया हुआ कोई भी ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कोई भी ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम उनके अंदर आई हुई जो आया हुआ कॉन्सेप्ट से नहीं समझ पाएंगे। तो उसके अंदर आए हुए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करना जरूरी है कि भाई सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड नाउन है तो कैसे पता चले, कोई भी वर्ड प्रोनाउन है तो कैसे पता चले, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है तो कैसे पता चले। समझ रहे? नहीं हो सकता, मानसिंग नहीं हो सकता। यही सीखना है कि आपने ऑलमोस्ट को आई से पहले लगा दिया, प्रोनाउन से पहले। तो क्यों नहीं आ सकता भाई? अब ये एडवर्ब प्रोनाउन के साथ क्यों नहीं आ सकता, एडवर्ब वर्ब के साथ ही क्यों आ रहा है? कहता है एडवर्ब वर्ब के साथ ही क्यों आ रहा है, एडवर्ब प्रोनाउन के साथ क्यों नहीं आ सकता? बेटा अब यही सीखना, आज से क्लास वही है फ्राइडे तक। हाँ, नहीं तो क्यों नहीं भाई, आ सकता है तो क्यों आ सकता है, और नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया मानसिंह, लेकिन अभी आप ये समझ नहीं पाओगे। इसके लिए पहले आपको, अगर मैं इसका आंसर दूंगा भी तो अभी बाउंस मार जाएगा, अगर मैं इसका आंसर दूंगा भी तो बाउंस मार जाएगा। सही कर दिया, इतना समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। समझ रहे बेटा? तो अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भाई नाउन को, भाई रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स। अब जो सीख रहे हैं हम दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को कैसे पहचाने। पहले ये सीख रहे हैं कि भाई सेंटेंस में अगर नाउन आ जाए तो हम कैसे पहचान पाएं, सेंटेंस में अगर नाउन आ जाए कैसे पहचाने कि ये शब्द नाउन है। सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए हम कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है। सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, इंटरजेक्शन आ जाए, ये शब्द अगर आ जाएं तो हम कैसे पहचाने कि पर्टिकुलर वर्ड कंजंक्शन है, हम पहचाने कैसे। तो देखो दो सेंटेंस लिखता हूं और बात को ढंग से समझाने के लिए, दो सेंटेंस लिखता हूं और भी ढंग से क्लियर करने के लिए। मैंने दो सेंटेंस लिखे। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये आफ्टर सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये जो आफ्टर है
इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और यही आफ्टर हमने यहां लगाया, ये आफ्टर इस सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या दोनों सेंटेंस में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वही जो मैंने भी 8 पार्ट बताए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वैल्यू समझा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं ये समझा रहा हूं। तो आप मुझे सिर्फ अपनी नॉलेज से ये बता दो कि ये पार्ट, ये जो आफ्टर है और ये आफ्टर है, ये इनका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मुझे ये समझा दीजिए, मुझे ये समझा दीजिए कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। रोहित राज, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोशिश कीजिए, चाहे गलत सही, चाहे गलत सही, एक बार बोलने की कोशिश कीजिए, है ना। जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक स्विमिंग सीख नहीं सकते, पानी के बाहर रह के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती। डांस सीखना है तो डांस स्टेप्स करना है तो भाई 2-4 स्टेप्स पहले गलत लगाओगे फिर तभी ठीक होगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, गलत होगा सही भी होगा। हाँ जी, बताइए। तो देखो, मैं देख पा रहा हूँ आपके रिप्लाई, किसी का सही है किसी का गलत है, मैं देख रहा हूँ, धड़ाधड़ 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 रिप्लाई आ गए। लेकिन रोहित राज ने जो रिप्लाई किया उसका तो बिल्कुल ठीक ही है, रोहित राज ने जो रिप्लाई किया दोनों का ठीक है, उसका ठीक है। बट अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कुछ। एक बात तो ये समझ लो कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इंपॉर्टेंस रखती है प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, किसी ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें जो हमारे पास में बैठा हुआ है उसकी ऐसे कोहनी लग जाए तो हम एक बार, जो हमारे लगी तो एक बार को हम ऐसे देखेंगे, पता नहीं किसने, कौन है पता नहीं, भाई देख के नहीं बैठ सकता तो। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास में जो बैठा हुआ है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, SHO है ना, वो देख रहा हूँ मैं, सभी के रिप्लाई देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सभी दो कि वो SHO है या सब इंस्पेक्टर है, उसकी हल्के से कोई नहीं लग जाता पूरी, और अच्छा कोई बात नहीं सर होता है, कोई बात नहीं। पॉइंट इज, हम क्या, हमारा नजरिया क्या है, हमें पता है कि वो समाज में क्या वैल्यू रख रहा है, वो फेस क्या है उसका, उससे इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। इंपॉर्टेंस किसकी है कि यार मेरे अगर किसी साधारण इंसान की कोनी लगती है, कहते हैं देख के नहीं चल सकता, देख के नहीं बैठ सकता। लेकिन हमें पता है कि यार वो तो दिल्ली पुलिस के अंदर कोई SHO है या सब इंस्पेक्टर है, तभी आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो खतरनाक आदमी है, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि उससे कैसे बात करनी है। तो मतलब उसकी प्लेस वैल्यू कि समाज में वो क्या प्लेस रखता है, तो प्लेस वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस है फेस वैल्यू के मुकाबले। क्लियर है? यही बात यहां पर है। देखिए मैं बताता हूं, तो यहां पर क्या है बेटा, एक क्लॉज ये रहा, बेटा एक क्लॉज ये रहा, मैंने आपको क्लॉज सिखा दिया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और जिसकी अपनी वर्ब हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब हो तो वो क्लॉज होता है। और उससे पहले कोई कंजंक्शन ना हो तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज, या उसे मेन क्लॉज कह देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। अब एक क्लॉज ये आ गया, तो क्लॉज इज वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब हो, 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब हो, तो वो क्या बना हमारा, वो भी क्लॉज बना। लेकिन अगर उस क्लॉज को, अब जरा ध्यान दें, तो कहता है एक क्लॉज ये एक क्लॉज ये, इन दोनों को जोड़ने वाला क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने वाला जो हुआ दैट इज कंजंक्शन। इन दोनों को जोड़ने वाला जो हुआ वो कंजंक्शन हुआ, तो यहां पे आफ्टर कंजंक्शन है। और किसी क्लॉज से पहले अगर कंजंक्शन होता है तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो कंजंक्शन के बाद वाली जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो यहां दो क्लॉज को जोड़ रहा है इसलिए आफ्टर कंजंक्शन है। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट देख लें, एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट देख लें।
कि प्रेपोजिशन की एक पहचान है, प्रेपोजिशन की एक पहचान है, उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ये छोटी सी बात समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है बेहतरीन। क्या अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो बेटा यहां पर आप आफ्टर को कंजंक्शन कह नहीं पाओगे। यहां पर आप आफ्टर को कंजंक्शन कह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसे शी ऑलवेज जॉइंस, इसे तो आप कह सकते हो कि एक क्लॉज है, लेकिन फिर इसके बाद तो क्लॉज नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो जब दो चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहा तो इसे कंजंक्शन कैसे कह देंगे? तो इसे कंजंक्शन कैसे कह देंगे? तो कंजंक्शन कह नहीं पाएंगे। तो फिर पॉइंट इज मी जो है वो प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन से पता चला कि इससे पहले जो आया कि ये प्रेपोजिशन हो गया। इस प्रोनाउन से पहले चला कि इससे पहले जो आफ्टर आया तो वो प्रेपोजिशन। तो यहां पे आफ्टर प्रेपोजिशन है और यहां पर आफ्टर कंजंक्शन है। तो पहले में जो आफ्टर है वो कंजंक्शन है, दूसरे में जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि आफ्टर, अब आपसे कोई अलग से किसी सेंटेंस में इस्तेमाल ना करके इस आफ्टर वर्ब को, इस आफ्टर वर्ड को अलग से लिख ले और पूछे अब बताओ कि ये क्या है, कि अब बताओ ये क्या है, कि आफ्टर अब क्या है, कंजंक्शन है या आफ्टर क्या है, अब प्रेपोजिशन है, आफ्टर कंजंक्शन या प्रेपोजिशन। तो बेटा इस वक्त इट इज जस्ट ए वर्ड। इस वक्त सिर्फ एक ये शब्द है, ना ये कंजंक्शन है ना ये प्रेपोजिशन है। इस वक्त ये सिर्फ एक वर्ड है। जब ये किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा और इसकी प्लेसिंग डिसाइड होगी तब हमें पता चलेगा कि ये जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। ये जब ये सेंटेंस में इसे प्लेस किया जाएगा, इसकी प्लेसिंग से पता चलेगा, इसकी फंक्शनिंग से पता चलेगा कि सेंटेंस में किस जगह पर रखा है और अब ये काम क्या कर रहा है। तो किस जगह पर रखा है, काम क्या कर रहा है, तो इसके नाम काम से पता चलेगा कि इसका प्लेस क्या है। तो बेटा ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर ये पता नहीं चलेगा तो आप ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, स्पोकन नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक्स कराना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। देखो सभी ने रिप्लाई किया, सभी ने रिप्लाई किया। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। कि हाँ, जब भी मैं कुछ पूछूं आप रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया। अब बताइए, जो मैंने अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इंट्रो दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो कितना वैल्यू रखता है, तो थोड़ा समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने भी एग्जांपल कम ही दिए। पूरा समझ में, मतलब इतना समझ में आया कि नहीं आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या वैल्यू है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएगा तो हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिकली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ब्लैंक एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कतई क्लियर नहीं हो सकते। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ इंट्रो, फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी बताओ ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच? कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो हम सीखने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, हाँ तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सभी को समझ में आ गया। तो अब इधर देख लें, ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने जो कहा, जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकलता है, उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाला जो एक एक शब्द है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से पिरोया गया है। वो शब्द किस उस जगह पर रखा गया, वह शब्द किस जगह पर रखा गया, क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करता है। और वही अब हम सीखने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने कैसे। हम सीख रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की पहचान। ठीक है, हम सीख रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की पहचान। तो बेटा आ जाते हैं फिर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर फंक्शंस, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके फंक्शंस। तो बेटा नाम और काम, किसी का भी भाई पहले किसी का नाम जानो, पहले किसी का नाम जानो कि भाई वर्ड कि ये नाउन है, तो अच्छा भाई ये नाउन है, तो फिर उसका काम जानो, फंक्शंस, कि भैया जी काम। पहले नाम जानो और फिर काम जानो। जब हम किसी भी चीज़ का नाम और काम जानते हैं फिर उसका यूज़ और मिसयूज़ आता है। तो समझ ले, एग्ज़ाम के अंदर जो पूछता है ना, एग्ज़ाम में पूछेगा मिसयूज़ मतलब एरर, एग्ज़ाम में लेगा तो वो करेगा मिसयूज़ मतलब एरर। अब मिसयूज़ हुआ है वो समझेगा कौन? मिसयूज़ हुआ है वो समझेगा कौन? वो समझेगा जिसे यूज़ आता है। ठीक है, और चीज जिसे यूज आता है। अब किसी भी चीज का यूज करने के लिए उसकी दो बातों को समझना जरूरी है कि वो भैया जी उसका काम क्या है, और उससे भी पहले ये समझने के लिए कि भैया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है।
तो इस वक्त जो हम सीख रहे हैं वो दो चीज़ें सीख रहे हैं। इस वक्त जो हम सीख रहे हैं वो दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक तो नाम और दूसरा काम। अभी यूज़ और मिसयूज़ हम बाद में सीखेंगे। यूज़ और मिसयूज़ हम बाद में सीखेंगे, मतलब लेटर ऑन, ये सीखेंगे हम बाद में। अभी जो सीख रहे हैं, करेंटली जो सीख रहे हैं, शुरू जो कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ का नाम और काम, कि भाई नाउन है तो नाउन क्यों है और फिर उसका काम क्या है। नाउन इंग्लिश में क्या काम करता है, ये वर्ड प्रोनाउन है, अच्छा ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन इंग्लिश में क्या काम करता है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव बल ठीक है, हमने पहचान लिया ये एडजेक्टिव, अब इसका काम क्या है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, नाम और काम, दो चीज़ें। क्लियर हुआ किसका क्या काम है, डन। जैसे अब मैंने बात बता दूं मैं एक बात बता दूं, मैं कहता हूं सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, नाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो अब एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, समझ रहे बात को। तो नाउन क्या काम करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का। अब हमने एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना दिया, यही एरर हो जाएगा कि भाई एडजेक्टिव सब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम तो नाउन करता है। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता होंगी ना कि किसका क्या नाम है क्या काम है, तो तब हम ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे, तब हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे कि हाँ गलती क्या है, क्योंकि होना ये चाहिए था, हो ये गया। समझ रहे बेटा, होना तो ये चाहिए था, हो ये गया। तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम उनके नाम और काम को जानते हैं। देखिए, तो बेटा यही बात आ गई, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट है नाउन। ठीक है, पहले छोटी छोटी डेफिनेशन फिर डिटेल में चलेंगे, पहले छोटी छोटी डेफिनेशन फिर डिटेल में। तो नाउन का क्या काम है, सेंटेंस के अंदर कहता है नेमिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है, समझ लो, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। तो जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इसका एक नाम है ना पेन, तो ये नाउन है। ये फैन है, ये नाउन है। ये एसी है, ये नाउन है। ये एलईडी है, ये नाउन है। ये टेबल है, ये नाउन है। ये कंप्यूटर है, ये नाउन है। समझ रहे, ये पीछे डिजिटल बोर्ड है, ये नाउन है। ये शर्ट है, ये नाउन है। ये माइक है, ये नाउन है। हेयर है, ये नाउन है। जिस चीज़ को देख रहे हैं, छू रहे हैं, जिस चीज़ को फील कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का नाम है, चाहे जिसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जिसे छू रहे हैं या नहीं, वो नाउन है। चाहे हवा, तो भाई एयर देख नहीं पा रहे लेकिन उसका नाम तो है ना, तो जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। क्लियर है, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। तो कहता है नेमिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। तो शब्दों का जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। अब ये सेंटेंस में काम क्या करता है, फंक्शन। अब ये सेंटेंस में काम क्या करता है, तो नाउन सेंटेंस में तीन काम करता है। नाउन सेंटेंस में तीन काम करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट बनना। तो कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया है, अब हमें ये पता है सब्जेक्ट क्या होता है, अब हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि ये सब बता चुका हूं मैं पहले ही। तो अब जो ये तीन काम करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनने का, ठीक है, पूरक बनने का, ये तीन काम करेगा इंग्लिश में। इनके अलावा क्या कहते हैं, इनके अलावा नाउन और कोई काम नहीं करेगा, समझना। अब इसको डिटेल में करेंगे अभी आगे, अभी छोटी छोटी डेफिनेशन समझो, आगे डिटेल में। तो नाउन क्या है भाई, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है, और भाई वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो अब आते बात प्रोनाउन पर। प्रोनाउन पर तो बेटा इसे हम जनरली कह देते हैं संज्ञा। वैसे एक बात बोलूं, हिंदी में इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे भाई समझ लो, अगर मैंने कहा ये क्या है, आप कहते हैं जी पेन, तो अगर ये समझ में आ गया ना इंग्लिश में ये पेन है, तो इसे कलम बोलने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया ना ये क्या है, तो पेन, तो इसे कलम बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये हेयर है, आपको जब मैंने बोला ये हेयर है, आपके समझ में आ गया, तो इसे बाल बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ हमें इंग्लिश में समझ में आ जाती है तो हिंदी में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हिंदी के शब्द बताता हुआ चलूँगा, लेकिन हिंदी के शब्द बता रहा हूँ, लेकिन उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। वैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ सकते हैं, मैं नाउन बोल के नाउन समझा सकता हूँ, संज्ञा बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को, मैं प्रोनाउन बोलकर प्रोनाउन समझा सकता हूँ, मुझे वहां पे सर्वनाम की जरूरत नहीं है उसे कहने की, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना। तो हिंदी का सहारा लिया जा सकता है, डिपेंड नहीं हो सकते, इंग्लिश टू इंग्लिश समझा जा सकता है। हमें समझ में आ जाता है एडजेक्टिव क्या है, हमें समझ कि अच्छा ये एडजेक्टिव होता है, दैट्स इट। उसको अब हमें विशेषण बोलने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव। समझ में आ गया बेटा, चलो यही बात बाकी मैं बता देता हूं थोड़ा कि सर्वनाम।
तो अब मैं यहां पर पहले इसके नाउन को ही जैसे मैंने कहा कि देखो इंग्लिश टू इंग्लिश, तो ये दो शब्दों के संधि विच्छेद से बना। एक तो इसका मतलब बना कि भाई जो दो शब्दों के संधि विच्छेद से, एक तो प्रो और प्लस नाउन। तो यहां पर क्या था, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब है के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ का मतलब है के स्थान पर। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे हमारी इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई के स्थान पर। तो कहता प्रो और ये प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, तो कहता नाउन के स्थान पर जो आए वो प्रोनाउन है। क्या कह रहा है, जो नाउन के स्थान पर आए वो प्रोनाउन है। अच्छा जी, जो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आए वो प्रोनाउन है, तो मतलब नाउन के स्थान पर कैसे, कहता है इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, ये नाउन के रिपीटिशन को बचाता है। मैंने कहा राम इज माई गुड फ्रेंड, राम मेरा अच्छा दोस्त है, राम इज माई गुड फ्रेंड, राम लिव्स इन मुंबई, राम लिव्स इन मुंबई, राम इज माई गुड फ्रेंड, राम लिव्स इन मुंबई। तो अब जरा चेक कीजिए, अब जरा जो हमें करना है वो ये करना है। तो कहता है कि राम इज माई गुड फ्रेंड, राम लिव्स इन मुंबई। तो इसमें गलती हो गई। गलती क्या हो गई, कहता है ये जो राम और ये जो राम है ये रिपीट हो गया, ये राम और राम है ये रिपीट हो गया। तो रिपीटिशन, तो पहले वाला ठीक होता है, रिपीटिशन गलत होती है। तो कहता है नाउन को रिपीट नहीं करना, ये जो नाउन है इसे एक बार लिखना है, अगर उसी नाउन को 2 बार 3 बार या 4 बार लिखना पड़े तो आपको रिपीट नहीं करना। तो नाउन के स्थान पे आने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है, जो नाउन की रिप्लेसमेंट होता है, जो नाउन को रिपीट होने से बचाता है और स्पीच को ऑड होने से बचाता है। बेसिकली नाउन को रिपीट कर दो तो सेंटेंस गलत नहीं होता, मीनिंग आ जाता है, सेंसिबली सेंटेंस ठीक होता है। मीन्स सेंसिबली सेंटेंस ठीक है, मतलब लॉजिकली सेंटेंस ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। लॉजिकली सेंटेंस ठीक है, ग्रामेटिकली गलत है। मैंने बताया सेंटेंस 3 तरीके से ठीक होता है, लॉजिकली, ग्रामेटिकली और फैक्चुअली। तो ये लॉजिकली, तो सेंटेंस पढ़ के देखो, आपको कोई एरर नहीं है, मतलब मीनिंग तो समझ में आ गया ना। राम इज माई गुड फ्रेंड, कि राम मेरा अच्छा दोस्त है, राम लिव्स इन मुंबई। तो मीन्स अगर आप स्पोकन कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो तो उसे समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। तो सेंटेंस लॉजिकली तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ग्रामेटिकली गलत है। तो हमें लॉजिकली होने के सही होने के साथ ग्रामेटिकली भी ठीक होना और फैक्चुअली भी ठीक होना है। तो अब यहां पर हमारा एक फैक्ट कहता है कि नाउन की रिपीटिशन होती है, तो भैया नाउन की रिपीटिशन हटाकर एक जो वर्ड लिखते हो आप, वो जो होता है, जिस वर्ड को आप लिखते हो वो जो वर्ड होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन है, ही जो है ये प्रोनाउन है जो इस नाउन के स्थान पर आ रहा है। तो प्रोनाउन का क्या काम है, जो नाउन के स्थान पर आ रहा है। तो पॉइंट इज, तो देखो जिस वर्ड का नाम है वो नाउन, और इस नाउन की रिपीटिशन को जो हटा दे, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन की रिपीटिशन को हटा दे तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर हो गया, नाउन प्रोनाउन। तो अब ये काम क्या करता है सेंटेंस में, सेंटेंस में ये भी सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों, तो मतलब जो नाउन है और जो प्रोनाउन है वो दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, दोनों के दोनों सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होते हैं। तो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो काम करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। क्यों, अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह पर रिपीट हो, जैसे यहां सब्जेक्ट की जगह पर रिपीट हुआ है, अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह पर रिपीट हो तो आप मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह जगह पर रिपीट हो तो वहां पे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप वाला देना पड़ेगा। अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है तो भैया जी प्रोनाउन भी वहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही देना पड़ेगा। तो अगर नाउन 3 काम कर रहा है और उन 3 जगह पर रिपीटिशन हो रही है तो ऑब्वियस प्रोनाउन भी तो उन 3 जगह पर आके उसे रिप्लेस करेगा। इसीलिए जहां जहां नाउन लगता है वहां वहां प्रोनाउन लगता है। तो जो शक्तियां नाउन के पास हैं वही शक्तियां प्रोनाउन के पास हैं। बस ऐसे मान लो एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल, ऐसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल। तो जो अथॉरिटीज हमारे प्रिंसिपल के पास है वही वाइस प्रिंसिपल के पास, लेकिन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल कि मतलब प्रिंसिपल को पहले कंसीडर किया जाता है। जिस दिन प्रिंसिपल ना आए उस दिन हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला लेते हैं। तो दैट्स इट, अथॉरिटीज तो दोनों के पास सेम है। तो मतलब पहले हम नाउन को पूछते हैं और जब नाउन की रिपीटिशन होती है तो हम प्रोनाउन लगा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये भी छोटी छोटी डेफिनेशन है, अभी डिटेल में जाएंगे, अभी हम डिटेल में जाएंगे, अभी छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूं सभी की, ठीक है? डिटेल में जाना अभी हमें। तो ये हो गया नाउन प्रोनाउन। ओके, मैंने बताया ये अभी हमारा फ्राइडे तक चलेगा सारा। ये भी मैं छोटी छोटी डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको, छोटी छोटी डेफिनेशन।
हल्की फुल्की, अभी यही सारी डिटेल में आएंगी, ये दिमाग में रखना। अब एडजेक्टिव, जैसे हमने कहा विशेषण, तो बेटा हम इसे हिंदी में कह देते हैं विशेषण, लेकिन इसे हिंदी से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं विशेषण बोलता हूं ना तो इसका मतलब तो हो जाएगा जो विशेषता बताता है। भाई अगर बोलूं जो विशेषता बताता है, विशेषण क्या हुआ? जो विशेषता बताए। और भाई तो ये तो विशेषता बता, सिर्फ गुण गुण ही बताएगा, अवगुण नहीं बताएगा। जैसे भाई मैंने कहा कि भाई मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो अब मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो भैया जी अच्छा बच्चा कौन है? हमने यहाँ पे बात किया अच्छा बच्चा कौन है, तो कहता है जी बॉय। क्या बॉय कौन है? अच्छा बॉय कैसा है? तो बॉय नाउन है। बॉय कैसा है? कहता है ये गुड है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैंने इसी को समझाने के लिए एक सेंटेंस और लिखा। हमने लिखा श्याम इज ए लेजी, श्याम इज ए लेजी बॉय, श्याम इज ए लेजी बॉय। हमने यहां पर ऐसे बोला, श्याम जो है बड़ा ही लेजी बॉय है, श्याम इज ए लेजी बॉय। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो बॉय है, ये जो नाउन है, तो भाई बॉय कैसा है? कहता बॉय जो है बड़ा लेजी है, तो मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव तो वो होता है जो विशेषता बताए, जो गुण बताए। ये तो अवगुण बता रहा है, ये तो अवगुण बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। नहीं, ये भी एडजेक्टिव होगा। बस इस बात को समझना है हमें, क्योंकि अगर आप हिंदी में जाओगे ना तो बात को फंस जाएंगे, कई जगह आप फंस जाओगे कि यार विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, ये तो बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो ये तो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अच्छाई कर नहीं रहा, अच्छाई नहीं कर रहा, तो एडजेक्टिव नहीं है। यहां गड़बड़ हो जाएगी। एडजेक्टिव का मतलब वो नहीं जो विशेषता बताए, विशेषण का मतलब वो होता है जो विशेषता बताए। पता है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तो अब इसे इंग्लिश में ही समझ लो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है क्वालिफायर, मतलब जो क्वालिफाई करे। इट क्वालिफाइज या डिस्क्राइब्स, इस पे ज्यादा ध्यान दो। जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड है, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो अभी हमने नाउन किए ना, जो नाउन समझा है वो नाउन, और जो अभी हमने प्रोनाउन समझा है, जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, गुण, दोष सब कुछ बताता है, उनका आकार, उनका रंग जो बताए, जो नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव है। अच्छाई बुराई, देखो हम सोचते हैं कि अगर एडजेक्टिव अच्छाई बुराई बताता है तो आप गलत हो। जैसे मैंने कहा आई हैव ए पिंक शर्ट, मैंने कहा आई हैव अ पिंक शर्ट। छोटी सी बात समझ लें, बहुत छोटी सी बात जो हर जगह पर अप्लाई हो रही है। अगर आर्टिकल आएगा तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होता है। कहता है आर्टिकल आएगा तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होता है। छोटी सी बात समझ लें, अगर आर्टिकल आएगा ना ए एंड द, तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है वो नाउन होगा। ये बात हम समझ लें, अगर आर्टिकल होगा तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन है। तो शर्ट नाउन है, शर्ट कैसी है? शर्ट पिंक है, तो शर्ट पिंक है। तो मुझे बताओ ये जो शर्ट है, सोचो, चलो बोलना नहीं, सिर्फ समझो कि शर्ट जो है ये पिंक है तो अच्छी है या बुरी है? तो बेटा अब एक बात बताऊं, ना ये अच्छी है ना बुरी है। क्यों? क्योंकि किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को नहीं। भी मैंने पिंक पहना हुआ है, मुझे पसंद है, हो सकता है तुम में से किसी को ना पसंद हो कि पिंक कलर क्या कहते हैं, भाई मुझे तो पसंद नहीं है। तो पॉइंट इज पिंक कलर अच्छा बुरा नहीं है, पिंक कलर इस शर्ट को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसके मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, चाहे अच्छाई करके जोड़े, चाहे बुराई करके, और चाहे सिर्फ डिफाइन करे या सिर्फ डिस्क्राइब करे, तो जो नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है वो एडजेक्टिव है। जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जोड़ रहा है वो एडजेक्टिव है। तो ये नाउन है, शर्ट कैसी है? शर्ट पिंक है, तो ये एडजेक्टिव है। अगर विशेषण पे जाओगे तो मतलब जिसको अच्छी लग रही है तो वो पिंक है, तो एडजेक्टिव है। जिसको अच्छी नहीं लग रही पिंक, तो भैया तो उसे फिर उसके लिए एडजेक्टिव नहीं है क्या? उसके लिए भी एडजेक्टिव ही है। तो इसलिए इसको विशेषण ना मान के एडजेक्टिव ही माने। मैंने उसकी हिंदी बता दी, लेकिन पॉइंट इज इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो। तो एडजेक्टिव का मतलब किसी की अच्छाई बुराई नहीं होता। एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा डिटेल्स, नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो मैं कहता हूं आई हैव ए शर्ट, मैं पिंक हटा दूं, मैं यहां से पिंक हटा दूं, लो जी हमने पिंक हटा दिया, तो क्या इसका मीनिंग नहीं है? पढ़ के देखो, आई हैव ए शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, तो क्या इसका मीनिंग नहीं है? बिल्कुल है कि शर्ट है। अब उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दी कि भाई मेरे पास एक पिंक शर्ट है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, एडिशनल डिटेल्स होती हैं, तो वो एडजेक्टिव होता है। दैट्स इट, क्लियर हो गया? हाँ, वर्ब, बेटा वर्ब को एकदम डिफाइन नहीं किया जा सकता, बाकी वर्ब के बारे में मैं समझा चुका हूं आपको। वर्ब क्या होता है भी आप पहचान लोगे।
क्योंकि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं है, वर्ब के बिना सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी वर्ब ना हो, दुनिया की ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो इस दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो, तो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो वो मैंने बता दिया, डू, बी, हैव और मॉडल्स। तो डू, बी, हैव और मॉडल्स जो होते हैं ना, वही वर्ब होती हैं, डू, बी, हैव और मॉडल्स। डू वाली वर्ब, बी वाली वर्ब, हैव वाली वर्ब और जो मॉडल्स, इनके अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं, वो मैं समझा चुका हूं। अब ये वर्ब काम क्या करती हैं, ये काम क्या करती हैं वर्ब, ये वर्ब, ये सारी की सारी वर्ब काम क्या करती हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग कोई टाइम बताए, कभी कभी टाइम बताएंगी, कभी स्टेट बताएंगी, कभी एक्शन बताएंगी, कभी पोजीशन बताएंगी। तो यही वर्ब ये चार काम करेंगी, टाइम, स्टेट, एक्शन और पोजीशन का काम करती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो वो डू, बी, हैव और मॉडल्स मैं आपको पिछले सेशंस में सिखा चुका हूं, वो मैं पिछले सेशंस में सिखा चुका हूं। तो इसको मैं पिछले सेशन में आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो अब ये हमारा ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट इज, मैंने कहा अभी मैं डिटेल्स में करवाऊंगा, अभी मैं ये जो करवा रहा हूं आपको सिर्फ एक ट्रेलर टाइप करवा रहा हूं। फिलहाल ट्रेलर देख लो, ट्रेलर से पता चल जाएगा पिक्चर कैसी होगी, ठीक है। ट्रेलर से पता चल जाएगा कि पिक्चर कैसी होगी। तो एडवर्ब, जैसे हम बात करते हैं एडवर्ब की, अगर मैं हिंदी बोलूं तो इसका मतलब पता है क्या होगा, क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्या होगा, क्रिया विशेषण। तो अब अगर मैं इसकी हिंदी लूंगा क्रिया विशेषण, तो पता है इसकी मीनिंग क्या होगी, कि सिर्फ क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो मैंने कहा देखो मैंने हिंदी बता दी, लेकिन पॉइंट इज इंग्लिश को इंग्लिश में समझो, क्योंकि हिंदी से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वो नहीं होता, एडवर्ब जो होता है वो होता है जो डिफाइन करे। ये भी देखो, एडजेक्टिव भी क्वालिफायर होता है, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव भी क्वालिफायर है, वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो है वो भी क्वालिफायर है, लेकिन ये वर्ब को भी डिफाइन करता है, जो हमारी हिंदी कहती है। लेकिन हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सिर्फ वर्ब तक सीमित हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। और हाँ, सेंटेंस में पहले से ही कोई एडवर्ब है, उस एडवर्ब को भी डिफाइन करना है तो एडवर्ब ही चाहिए होगा। मींस कि ये जो क्वालिफाई, जैसे नाउन है भाई, सॉरी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दो वर्ड के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, किसके, नाउन के और प्रोनाउन के। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे तो वो हमारा एडजेक्टिव है। और जो क्वालिफाई करता है, जो क्वालिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, जो इन तीनों को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है। तो देख लो, एडजेक्टिव इन दो को के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा और एडवर्ब इन तीन के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हिंदी में जाओगे तो क्रिया विशेषण, तो फिर तो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ वर्ब को डिफाइन करेगा, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वर्ब को डिफाइन करेगा, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, तीनों को डिफाइन करेगा। तो यही मीनिंग इसका है, इट एनहांसेस, ये बढ़ाता है। कौन, एडवर्ब बढ़ा देता है द इंटेंसिटी, कि होने का जो एक होने की जो इंटेंसिटी है ना, होने के तरीके को, ऑफ ए वर्ब, वर्ब के होने के तरीके को, एडजेक्टिव के होने के तरीके को, या अनदर एडवर्ब, जो पहले से ही कोई एडवर्ब है उसके होने के तरीके को एनहांस, बढ़ा देता है। जैसे हम कहते हैं कि ही ड्राइव्स ए कार, तो हमने सिंपल बोल दिया, हमने एक सेंटेंस लिया, ही ड्राइव्स ए कार फास्ट। हमने कहा कि यार वो तेज चलाता है, तो हमने पूछा कितनी तेज चलाता है, तो कहता है ही ड्राइव्स ए कार फास्ट। तो समझो पहले ये क्या कहता है, ये फास्ट, फास्ट क्या है, क्या कहते हैं, फास्ट क्या है, ड्राइविंग है, तो ये वर्ब है। फिर फास्ट क्या है, फास्ट वर्ड, ड्राइविंग, ड्राइविंग वर्ब है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो एडवर्ब है। अब हमने पूछा कितना फास्ट, हमने बोला कितना फास्ट, तो कहता वेरी फास्ट। तो एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब है, तो मतलब एडवर्ब की होने की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। एक और देख लो, हमने बोला, कहता है कि भाई शी कहता है ही शी स्पीक्स। हमने कहा भाई वो बोलती है, तो भाई वह बोलती है, तो हमने कहा शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, चलो जी बोलती है। तो फिर बोला कि अच्छा कैसा बोलती है, तो कहता है इंग्लिश कैसा बोलती है, तो कहता फ्लुएंटली। कैसा बोलती है, फ्लुएंटली। तो बोलना तो हो ही रहा है, बोलना तो हो ही रहा है कि वो भी इंग्लिश बोलती है, चलो जी बोलती है। हाँ जी कैसा बोलती है, कह रहा फ्लुएंटली बोलती है।
तो ये जो फ्लुएंटली है इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो बेटा वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब। तो बेटा एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब। तो इस बात को समझना है। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई, स्पीकिंग तो हो ही रही है, स्पीकिंग तो हो ही रही है, तो स्पीकिंग कैसी हो रही है, कह रहा भाई फ्लुएंटली हो रही है, तो मतलब वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो एडवर्ब। तो जो एक्शन हो ही रहा है या एडजेक्टिव सेंटेंस में या एडवर्ब में, तो ये अपने रूप में तो ये सही है, लेकिन इनके होने की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जो वर्ड इनके होने की इंटेंसिटी को बढ़ाए वो एडवर्ब। तो समझ लो कि अब नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में आप एडवर्ब से कुछ ऐड नहीं कर सकते, और बेटा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की इंटेंसिटी को एनहांस करने के लिए आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। तो मींस इनको एनहांस करने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत होगी, और इसको नाउन प्रोनाउन की इंटेंसिटी, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए आपको एडजेक्टिव की जरूरत होगी। तो अब हमें ये पहचानना है कि जी एडवर्ब एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे, यही करेंगे अभी, डिटेल में करेंगे अभी हम। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, क्लियर है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होता है संबंध सूचक। ये कहता है ये होता है संबंध सूचक। तो प्रेपोजिशन की मैं दो बातें अभी क्लियर करता हूं आपको, प्रेपोजिशन की दो बातें अभी क्लियर कर देता हूं। देख लो, इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक। ध्यान देना, संबंध सूचक कैसे, मैंने एक वर्ड बोला, संबंध सूचक कैसे है, मैंने एक वर्ड बोला कि शी लिव्स, मैंने एक सेंटेंस बोला शी लिव्स मुंबई। तो क्या इसका मीनिंग आ रहा है, मैंने कहा शी लिव्स मुंबई, तो क्या इसका मीनिंग आ रहा है, तो आप देख पाएंगे इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, शी लिव्स मुंबई का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मतलब पॉइंट इज कि अब हम इस मुंबई को है ना इस सेंटेंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका अब हमें क्या करना है, इस मुंबई का संबंध शी लिव्स से बताना है, मुंबई का संबंध शी लिव्स से बताना है। तो जब हम करते हैं कि भाई किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन या किसी वर्ड से करते हैं, सेंटेंस से संबंध बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस से संबंध बताने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रेपोजिशन होता है। तो ये संबंध सूचक, तो हिंदी से क्लियर हो गया एक तो ये कि संबंध सूचक, यहां पर हिंदी ने काम कर दिया संबंध सूचक, लेकिन बात यहां खत्म नहीं है, बात को इसे समझे। तो संबंध सूचक ये नाउन प्रोनाउन का जो संबंध है सेंटेंस में, सेंटेंस से इसका संबंध बता देता है, ठीक है। अब दूसरा, इस शब्द को देखो प्रेपोजिशन, अब जरा इस प्रेपोजिशन शब्द को देखो, तो ये क्या है, प्री प्लस पोजिशन, दो तरीके से आया, प्री प्लस पोजिशन। तो पोजीशन मतलब अवस्था, प्री मतलब पहले, तो मतलब पहले आके अवस्था बताने वाला, तो पहले आके अवस्था बताने वाला। तो इससे यह पता चलता है जब भी आप प्रेपोजिशन लगाओगे तो वो किसी की पोजीशन को बताता है, जब भी आप प्रेपोजिशन लगाओगे तो किसी की पोजीशन को बताता है, किसकी, ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। तो ये समझ लो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, आप कुछ लगा नहीं सकते, ये समझ लो कि प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन प्रोनाउन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन के बाद आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन के बाद आप एडवर्ब नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन के बाद आप कंजंक्शन नहीं लगा सकते। तो पॉइंट इज, अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन ही आएगा, कोई तीसरा वर्ड लगा नहीं सकते पूरी इंग्लिश में, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये क्या बता रहा है, प्री प्लस पोजिशन, तो मतलब प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, तो पहले आकर पोजिशन बताने वाला है। जैसे मैं बोलता हूं द पेन इज इन या ऑन द बुक। देखिए अब यहां पर ये दो चीजों में क्या बता रहा है, ये पहले आकर पोजीशन बता रहा है। पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहा है, इसको समझे, पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहा है। अगर मैं कहता हूं द पेन इज इन द बुक या पेन इज ऑन द बुक, तो भाई बुक है, अगर बुक के अंदर पेन है, अगर बुक है, बुक के अंदर पेन है, तो आप यही तो बोलोगे द पेन इज इन द बुक। क्या बोलोगे, द पेन इज इन द बुक। क्लियर हो गया बेटा। अब पॉइंट इज, बुक ये रही, और अगर क्या कहते हैं, बुक और बुक के ऊपर अगर पेन रखा है, जब बुक के ऊपर पेन रखा है तो क्या बोलोगे, द पेन इज ऑन द बुक। तो पोजीशन की तो बात हो रही है, अगर बुक
अंदर है तो उसकी पोजीशन है कि बुक अंदर है, तो भाई इन द बुक। और अगर वो ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, द पेन इज ऑन द बुक, तो जहां पर है। और हो सकता है कि बुक के पीछे पड़ा हो, द पेन इज बिहाइंड द बुक। हो सकता है बराबर में हो, द पेन इज बिसाइड द बुक। तो क्या बता रहा है, पोजीशन, प्रीपोजिशन। तो यहां पे हिंदी काम नहीं करेगी, क्योंकि हिंदी ने संबंध सूचक, हिंदी ने यहां काम कर दिया, हिंदी यहां काम नहीं करेगी, पोजीशन बता रहा है। तो ये किसकी, ये पेन की पोजीशन बता रहा है कि पेन की पोजीशन, कि इस बुक के साथ इसका एक रिलेशन बताकर उनकी पोजीशन बता रहा है। अगर इन बोल रहे हैं तो इस बुक के अंदर जो है, उस बुक के अंदर पेन है, और अगर ऑन बोल रहे हैं तो इस बुक के ऊपर पेन है। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है प्रीपोजिशन, पहले आके पोजीशन बताने वाला। तो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर किधर है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये होता है प्रेपोजिशन। तो देख लो डेफिनेशन, इट शोज, ये शो करता है, द रिलेशन, संबंध, यहां बता रहा है ये संबंध शो करता है, ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध, मतलब प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन प्रोनाउन आ सकता है। ये नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, तो ये संबंध बताता है किसी दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड से। नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस, इस नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस सेंटेंस में दूसरे नाउन प्रोनाउन से या दूसरे वर्ड से क्लियर करता है। तो ये होता है प्रेपोजिशन। तो मैंने क्या बताया, मैं अभी छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूं, अभी बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, इन्हीं को मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिटेल्स में करवाने वाला हूं। फ्राइडे तक 1.5 घंटे तक क्लास होगी, 8 से 9:30, ये 1.5 घंटा क्लास होगी 8 से 9:30। तो आप बने रहें, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देख लो, मंडे से मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, मंडे से मैं 10 शुरू करूंगा। देखो कैसे समझ में नहीं आते, वो इतने सालों से 10 समझ में नहीं आए, अब क्यों नहीं आए, इतने सालों से 10 समझ में आए, अब क्यों आएंगे? तो बेटा हमने बेस मजबूत नहीं कर रखा है, पहले चीजों को हमने समझा नहीं है, डायरेक्ट ही करना शुरू कर दिया, पहले समझे इन सब चीजों को। देखें, तो ये प्रेपोजिशन हो गया संबंध सूचक। तो ये प्रेपोजिशन की बात क्लियर हो गई होगी कि भाई ये संबंध बता रहा है। यहां पर वो कहता है प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, क्योंकि इसका मतलब प्री प्लस पोजीशन होता है। और बेटा प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन के अलावा और कुछ नहीं लगा पाओगे, और ये इसका संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताता है, उनका एक पोजीशन क्लियर करता है। डन, ठीक है ना बेटा। प्रेपोजिशन के बाद आ जाते हैं कंजंक्शन। तो बेटा जो कंजंक्शन है, अब ये जो वर्ड है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन जो वर्ड निकला ना, तो कंजंक्शन जो वर्ड निकला, ये वर्ड निकला कनेक्टर से। कंजंक्शन जो वर्ड निकला वो निकला कनेक्टर से। और बेटा कनेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड निकला कनेक्ट करना, कनेक्ट। अब कनेक्ट को हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। ये क्या होता है, जोड़ना। तो ये जोड़ने का काम। तो प्रेपोजिशन संबंध बताने का काम करता है और कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो एक ध्यान रखें कंजंक्शन की एक बहुत बढ़िया बात, जब भी आप कंजंक्शन लगाएंगे, जब भी आप कंजंक्शन लगाएंगे बेटा, जिस कैटेगरी का वर्ड आप इससे पहले लिखोगे, जिस कैटेगरी का वर्ड आप इससे पहले लिखोगे, ठीक है, तो सेम कैटेगरी का वर्ड इसके बाद होना चाहिए, सेम कैटेगरी का वर्ड इसके बाद होना चाहिए। मींस कंजंक्शन से पहले अगर आप नाउन रख रहे हो तो कंजंक्शन के बाद भी नाउन, कंजंक्शन से पहले एडजेक्टिव रख रहे हो तो कंजंक्शन के बाद एडजेक्टिव, कंजंक्शन से पहले एडवर्ब रख रहे हो तो कंजंक्शन के बाद एडवर्ब, कंजंक्शन से पहले फ्रेज है तो कंजंक्शन के बाद भी फ्रेज, कंजंक्शन के बाद से पहले अगर क्लॉज है तो कंजंक्शन के बाद भी क्लॉज। गलत हो जाएगा अगर कंजंक्शन से पहले क्लॉज बाद में फ्रेज, एरर। ये क्लोज और फ्रेज को नहीं जोड़ता, या तो दोनों फ्रेज हो या दोनों क्लोज हो। कंजंक्शन से पहले ऑब्जेक्ट तो कंजंक्शन के बाद भी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता कंजंक्शन से पहले ऑब्जेक्ट और बाद में सब्जेक्ट, या पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट। या तो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए या दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं जोड़ सकता एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, तो या तो दोनों एडजेक्टिव या दोनों एडवर्ब। कंजंक्शन जो जोड़ेगा वो मैंने बता दिया, कंजंक्शन हुआ कनेक्टर, कनेक्टर वर्ड बना कनेक्ट से, कनेक्ट का मतलब है जोड़ना, तो कंजंक्शन का मतलब है जोड़ने वाला। तो अब ये जिन चीजों को जोड़ेगा वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए, वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। अगर दो अलग अलग कैटेगरी होंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कहता है इट शो, कहां गया, इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों को, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, मतलब दो वर्ड बोल कर है ना,
उसने दो वर्ड बोलकर, तो दो वर्ड दो नाउन भी हो सकते हैं, दो वर्ड दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दो वर्ड दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, दो वर्ड दो एडवर्ब भी हो सकते हैं, दो वर्ड दो फ्रेज भी है ना। तो वर्ड तो फ्रेज नहीं होगा, तो वर्ड मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी हिस्सा, कि भाई दो दो इंटरजेक्शन भी हो सकते हैं, वो दो है ना। तो जो कंजंक्शन है दो सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ेगा। तो वर्ड्स बोलकर वो सारी चीजें ले ली, बाकी सेंटेंस आप समझते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, ईटीसी, मतलब सारी बातें इसमें आ गई। तो कहता है टुगेदर, सबको इकट्ठा जोड़ देगा, ऑफ द सेम कैटेगरी। बस इसे समझना जरूरी है, जो सेम कैटेगरी। अगर कैटेगरी अलग अलग हो गई तो एरर हो जाएगा, कैटेगरी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हमने कर दिया भाई छोटा सा पॉइंट, हमने कहा राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। हमने कहा राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो एंड है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो एंड है वो राम और श्याम दो नाउन को जोड़ रहा है। इसमें जो हमने लिखा राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो बेटा इसके अंदर राम और श्याम को जोड़ने वाला जो वर्ड है, राम और श्याम को जोड़ने वाला वर्ड जो है वो एंड है, तो एंड कंजंक्शन है। जैसे शुरुआत में मैंने भी आफ्टर दिया था, दो क्लोज को जोड़ रहा है, आफ्टर दिया था ना, दो क्लोज को जोड़ रहा है, तो वो कंजंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये होता है हमारा कंजंक्शन। फिर मैं बता रहा हूं बार बार कि ये मैं भी छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूं, अभी इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा, है ना। फ्राइडे तक यही चलेगा। अब आता है इंटरजेक्शन। अगर मैं इंटरजेक्शन की बात करूं तो बेटा इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। देखो ये तो हिंदी बड़ी डरा देती है। विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है, तो हिंदी डरा रही है, तो भाई सीधा सीधा इंग्लिश ही समझ लो ना। समझ रहे बात को, हिंदी डरा रही है, सीधा सीधा इंग्लिश समझ लो। कहता है इट शोज, इट मतलब ये इंटरजेक्शन, ये शो करता है द सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के माइंड की सडन फीलिंग्स को ये इंडिकेट करता है। जैसे कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है और सिचुएशन के सामने आते के साथ ही हमारे मुंह से अचानक जो शब्द निकलते हैं जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहते, तो वो वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे जैसे अब हाँ भाई ऐसे समझो कि मेरे हाथ में कोई सुई थी, मैं कोई भी अपनी शर्ट का बटन टांक रहा हूं, तो सुई मेरे हाथ में चुभी। हाथ में चुभने के बाद मैं उई बोलूंगा, उई माँ बोलूंगा, आह बोलूंगा, आउच बोलूंगा, ये अपने आप निकलेगा, सडन निकलेगा। मैं पहले से नहीं किया। और मैं ऐसा काम करता हूं, मैं ना सुई में ना धागा टाक रहा हूं कि भाई ये सुई में धागा टाक रहा हूं कि अगर मेरे सुई चुभी तो दो बंदे समझ लो, भाई और बहन, एक बहन धागा टाक रही है, एक भाई धागा टाक रहा है, क्या कहते हैं उसमें, वो बटन टाक रहा है, किसमें, शर्ट में। तो अब भाई और बहन बात करते हैं, भाई अगर तेरे सुई चुभी ना तू बोलियो उई, मेरे सुई चुभेगी मैं बोलूंगा आउच। अब ऐसे कोई डिसाइड करके बैठता है क्या भाई? सोचो, ऐसे कोई डिसाइड करके बैठता है भाई सुई चुभेगी, पहले तो ये सोचेंगे चुभई ना, लेकिन अगर चुभी तो जो शब्द मुंह से निकलेंगे वो सडन होंगे। तो सिर्फ ये दर्द की नहीं, ये सुख दुख, ये हर टाइप के इमोशन को डिस्क्राइब करता है। ये हर टाइप के इमोशन को, सुख दुख, हर टाइप के इमोशन को, खुशी गम, हर टाइप के इमोशन को बताएगा। सरप्राइज है ना, ये सरप्राइज का, जॉय का, है ना, सैडनेस का, हर टाइप के मूवमेंट को। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली हमारा फेवरेट प्लेयर या MS धोनी हमारा फेवरेट प्लेयर, वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, अगली बॉल आ रही है, भाई अगली बॉल पर वो सिक्सर लगा रहा है या अगली बॉल पर वो आउट हो रहा है, कोई भी बात हो सकती है। अगली बॉल पर वो सिक्सर लगा रहा है, अगली बॉल पर वो आउट हो रहा है, अगली बॉल उससे मिस हो गई, कुछ भी हुआ, हमारे मन से जो सडन वर्ड्स निकलेंगे ना वो सडन ही निकलेंगे, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर नहीं बैठते। तो वो जो वर्ड्स निकलते हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं, जो सडन निकलते हैं, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। तो माइंड की सडन फीलिंग्स होती हैं। जैसे ये हुर्रा आया तो हुर्रा किसी को बताएगा जॉय को, खुशी को, हैप्पीनेस को, ब्लिस को। अलास आया तो ये सैडनेस को बताएगा, सैड को, दुखी होने को, ग्लूमी होने को, है ना। हाय और हेलो जो आता है ये मीटिंग सैल्यूटेशन है। हाय और हेलो का सेम मीनिंग है, बस हाय जो है इनफॉर्मल है, हेलो फॉर्मल है, सेम मीनिंग है। जैसे आपने कॉलेज में एंट्री मारी, आपके फ्रेंड्स मिल गए तो आप बोलोगे हाय, लेकिन अगर आपके प्रोफेसर मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? प्रोफेसर को देखकर हाय नहीं बोलोगे ना, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रोफेसर को देखकर आप क्या बोलोगे? हेलो सर,
क्या बोलोगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना। फ्रेंड्स को देखकर यूँ नहीं बोलोगे हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त, ऐसे नहीं बोलोगे आप, है ना, अजीब सा हो जाएगा। दोस्त को देखते हाय हेलो क्या हाल है, और बड़ी क्या हाल है, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। तो अब दोस्त से ऐसे बात करोगे इनफॉर्मल, तो उसे हाय करके बात करोगे। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल है या प्रोफेसर है जो रेस्पेक्टेड है, उनसे क्या बोलोगे? हेलो। तो दोनों का मीनिंग सेम। तो डिपेंड करता है हमारे सामने अब आ कौन रहा है, हमें नहीं पता ना हमारे सामने अब कौन आ जाए, हमें नहीं पता ना हमारे सामने कौन आ जाए। कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम कॉलेज में एंट्री करेंगे तो यही मिलेगा? किसी दिन पर्टिकुलर दिन मिल सकता है कि हाँ भाई उसने बोला था कि कॉलेज के बाहर मिलेगा या मिलेगी, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरली हम रोजाना कॉलेज जा रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि अब हमें कौन टकरा जाएगा, कि वो स्कूल में स्टूडेंट टकराएंगे या प्रिंसिपल टकरा जाएंगे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। तो इसी बात को कहते हैं सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। डन। तो ये मैंने एक छोटी छोटी डेफिनेशन इनकी दी, ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब आते हैं सम अदर वर्ड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो बेटा मैंने 8 वर्ड तो आपको बता ही दिए, मैंने आपको 8 वर्ड तो अभी बता ही दिए जो आपको पहचानने हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में आपको 8 वर्ड तो पहचानने हैं। जैसे क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो हमने कर लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, शब्दों की पहचान कर रहे हैं। तो जो शब्दों की पहचान कर रहे हैं ना, तो ये 8 वर्ड तो आप 8 वर्ड तो बतानी है कि भाई ये कौन से वर्ड होते हैं। इनके अलावा जो पहचानना है वो आपको 3 चीजों को और पहचानना, टोटल 11 वर्ड पहचानने हैं आपको। एक तो आर्टिकल्स, कि जब भी आएगा तो आप बोलेंगे सर ये तो आर्टिकल है, ए एंड द। एक तो आर्टिकल्स को पहचानना है। दूसरा पहचानना है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर भी कह देते हैं, बात एक ही है। इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर भी कह देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड, तो देख लो, माई, पहचान लो ये, इनके नाम क्या हैं, ये तो 1000 बार देखे होंगे आपने, ये तो पहचानते हो। माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब किसी लड़के का, हर मतलब किसी लड़की का, इट्स मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का, देयर मतलब उनका, वंस मतलब हर किसी का। और नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, जैसे राम, राम्स, नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो ये सारे जो वर्ड कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। समझ लो इनके नाम, इनके मैंने लिस्ट दे दी है। ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव डिटरमिनर। सेंटेंस आएगा तो जैसे सेंटेंस आ गया आपके सामने, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माई ब्रदर इज लर्निंग ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आपको जो पहचानना है ना, एक एक वर्ड, तो मतलब 11 वर्ड पहचानने हैं आपको, 11 वर्ड पहचानने। तो जैसे हमने कहा कि माई, तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव या ये पॉजेसिव डिटरमिनर हो जाता है। ब्रदर क्या हुआ, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसके बाद नाउन आएगा, तो मतलब ये नाउन है। इज क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है। लर्निंग क्या हुआ, मेन वर्ब है। ये ए क्या है, ये आर्टिकल है। और हमने अभी किया, आर्टिकल आएगा तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो भैया फ्रेज का अंतिम शब्द क्या आ गया, सब्जेक्ट, तो ये नाउन हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा है, डिफिकल्ट, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब हमें ऐसे पहचान करनी है एक एक शब्द की। तो मैं आपको सेंटेंस दूंगा, फ्राइडे तक आप इस काबिल हो जाओगे, फ्राइडे तक आप इस काबिल हो जाएगा कि जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ना, न्यूज़पेपर के अंदर सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस आया, सिंगल में जो सिंगल वर्ड आया, सिंगल सेंटेंस में यूज होने वाला एक सिंगल वर्ड, उसकी प्लेसिंग के अनुसार वो 8 पार्ट तो है ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 11, अब 3 और मैं बता रहा हूं। तो इन 11 वर्ड्स को आप पहचान पाओगे, इस शब्द को पहचान पाओगे। अच्छा ये तो ये वर्ड है और इसका काम ये है, ये तो भाई एडवर्ब है, अच्छा एडवर्ब है तो इसका काम ये है, और भाई इसका ये एडजेक्टिव है तो इसका काम ये है। फ्राइडे तक आप इस चीज के काबिल हो जाओगे, बस गिव मी 5 डेज, गिव मी 5 डेज, है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो बेटा 8 तो ये पहचानने, 2 ये हो गए, एक और बता रहा हूं, आर्टिकल्स हो गए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की ये देख लो कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं ये देख लो। इसके अलावा जो पहचानना है, डिटरमिनर्स, बाकी प्रेपोजिशन की मैंने लिस्ट दे दी है आपको, ये लिस्ट दी है मैंने प्रेपोजिशन की, लेकिन पहचानने 3 ही है। प्रेपोजिशन तो मैं पहले करवा चुका हूं, है ना, वो मैंने लिस्ट दे दी अलग से। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं कि विच डिटरमाइंस, लिख लो इसकी डेफिनेशन, ए नाउन, विच डिटरमाइंस ए नाउन, जो ये बताते हैं कि भाई नाउन जो होता है, जो ये बताते हैं नाउन कितना, कितनी, कितने हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं, है ना, ये भी एडजेक्टिव होता है। विच डिटरमाइंस ए नाउन, तो मैं बताऊं
जो हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर होता है ना, हाउ मच और हाउ मेनी का जो आंसर होता है वो हमेशा डिटरमिनर होगा हमेशा डिटरमिनर। लेकिन डिटरमिनर हाउ मच हाउ मेनी के बाद भी निकलते, मतलब 90% 95% हाउ मच हाउ मेनी का आंसर जो है वो डिटरमिनर्स ही होता है, कि वो ये बताते हैं नाउन कितना कितनी कितने हैं। हिंदी में आप कर लो तो चाहे कितना कितनी कितने हैं, तो नाउन के बारे में ये जो डिटेलिंग होती है कि नाउन कितने हैं, तो जो आंसर होगा वो डिटरमिनर है ना। जो हाउ मच, आप हाउ मच से जो क्वेश्चन पुट करोगे नाउन में, जो आंसर में आएगा वो डिटरमिनर होगा, मतलब वो हाउ मच या हाउ मेनी से। तो जो हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर होता है वो डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर ये डिफाइन करता है कि नाउन कितना कितनी कितने। और इसके अलावा भी नाउन को डिफाइन करने के लिए हम डिटरमिनर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हाउ मच हाउ मेनी नहीं आता, कुछ बातें ऐसी भी आएंगी। तो डिटरमिनर्स नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं। तो बेटा देख लो, कहता है ये सम एनी, लिस्ट देख लो, सेंटेंस में पहचानना जरूरी है। सम, एनी, मच, मैनी, मैनी है, इनका यूज सीखेंगे अभी आगे जाकर हमें ना, कि a lot of, such, no, enough, sufficient, half, all, whole, little, a little, the little, few, a few, the few, a lot of, plenty of, same, several, etc। मतलब और भी होते हैं, फिलहाल इन्हें दिमाग में रखें। जब सेंटेंस में लिखा हुआ आए तो आप ये बताएंगे कि सर जी ये डिटरमिनर है, सर जी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर है, सर जी ये आर्टिकल है, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। तो आपको ये टोटल 10 और 11 वर्ड पहचानने हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 3 आर्टिकल्स पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, ये पहचानने हैं आपको, ठीक है। तो हाउ मच हाउ मेनी का आंसर जो होता है वो डिटरमिनर्स होता है। बाकी प्रेपोजिशन की एक लिस्ट मैंने दे दी कि प्रेपोजिशन को कैसे पहचानेंगे, प्रेपोजिशन की मैंने लिस्ट दे दी, ये मैंने ऊपर समझा चुका हूँ, ये संबंध सूचक वर्ड जो होता है ये ऊपर समझा चुका हूँ। लेकिन प्रेपोजिशन देख लो, इन, ऑन, एट, विद, ओवर, अबव, विद, टुगेदर विद, अलोंग, ऑफ, टुवर्ड या टुवर्ड्स, है ना, एक ही बात होती है, ये अलग अलग, मतलब ऐसे में सोचना गलत हो गया, टुवर्ड और टुवर्ड्स बात एक ही, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहता है अंडर, बीनीथ, बिलो, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, नियर, अक्रॉस, बियॉन्ड, फार, ऑफ, टिल, अनटिल, बाय, सिंस, फॉर, टू, ड्यूरिंग, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स, ये भी देखो अलग अलग नहीं है, बिसाइड कुछ और होता है, बिसाइड्स कुछ और होता है, ये दोनों सेम है। हमने जो बात करी टुवर्ड और टुवर्ड्स जो होता है ये एक ही वर्ड है, कोई भी लगा लो, ठीक है। लेकिन जो बिसाइड और बिसाइड्स हैं इन दोनों की मीनिंग अलग हैं, बिसाइड की जगह बिसाइड्स लगा, बिसाइड्स की जगह बिसाइड लगा तो एरर हो जाएगा, तो इनके अलग अलग है। अप, डाउन, अक्रॉस, इनटू, ऑनटू, अपॉन, बिटवीन, अमंग, इटसी, क्योंकि इनके अलावा भी होता है। फिलहाल ये पहचान लो कि ये वर्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, अगर ये सेंटेंस में आएंगे तो आप कहेंगे सर जी ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन की लिस्ट में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा था छोटा छोटा इंट्रोडक्शन की पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम सीखने जा रहे हैं 11 वर्ड। तो अब इनको डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा पहचानने की जो प्रक्रिया है बेटा, ये वर्ड्स को पहचानने की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा डिटेल्स में करते हैं हम, है ना। तो वो जो डिटेल करेंगे, तो सबसे पहले आ गया हमारा वर्ड हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन। बेटा अब आ गया हमारा वर्ड हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को कैसे पहचाने, सॉरी नाउन, प्रोनाउन नहीं है नाउन, कि नाउन को कैसे पहचाने। तो बेटा आज मैंने इन सबका इंट्रोडक्शन लिया छोटा छोटा, अब डिटेल में करते हैं नाउन को कैसे कैसे पहचाना जा सकता है, कि सेंटेंस में ये वर्ड नाउन है, हम पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने बताया आफ्टर और आफ्टर, एक जगह तो वो कंजंक्शन था, एक जगह प्रेपोजिशन था, तो पता कैसे चला। तो हो सकता है कि कोई नाउन कहीं पर तो वो कोई नाउन है और वही नाउन कहीं जाकर एडजेक्टिव बन जाए, और वही एडजेक्टिव कहीं जाकर कंजंक्शन बन जाए, क्योंकि वो तो प्लेसिंग से ही पता चलेगा ना, वो तो प्लेसिंग से ही पता चलेगा। तो बेटा अब मिले मेरे साथ कल की क्लास में जो हम मिलेंगे तो अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे कि ये नाउन जो होता है, जो सेंटेंस में 3 काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, तो ये जो 3 काम करता है और सेंटेंस में इसको पहचानेंगे कैसे, ये हम कल करते हैं। तो कल से कार्यवाही शुरू करते हैं। ओके, मैंने फिर बताया ये 5 दिन तक क्लास चलेगी, 5 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमारी मंडे से हमारा कोर्स शुरू होगा टेंस,
और देखना फिर टॉपिक कैसे समझ में नहीं आएंगे, ज़रूर समझ में आएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको, 1 मिनट।